मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8th में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और हमारा लेसन 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण वो शुरू हो गया है। तो पौधे और जंतुओं के संरक्षण में हमने क्या पढ़ा था कि कल हमने पढ़ा था कि मतलब वनों का संरक्षण कैसे किया जाता है ना, कि वन संरक्षण क्या कहलाता है। तो वनों को बर्बाद होने से बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो वनों का संरक्षण कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वनोन्मूलन के कारण वनोन्मूलन क्या है, वनों की कटाई करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। फिर उसके कारण हमने पढ़े थे कि उसके कारण क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि मानव निर्मित कारण के मानव के द्वारा जनसंख्या के साथ साथ भोजन के प्रबंधन के लिए कृषि खेती बढ़ती जा रही है, जिसके लिए वनों की कटाई होती जा रही है। फिर हमने उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि फर्नीचर और ईंधन के रूप में हमने पढ़ा था ना, कि फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी काटने के लिए वनों से पेड़ काटे जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक कारण पढ़े थे कि भूकंप है ना, भूकंप के कारण भी पेड़ मतलब वनों का नाश होता है। फिर अधिक बाढ़ हो जाती है उसके कारण भी होता है, और यदि अधिक सूखा भी पड़ जाता है तो उसके कारण भी वनोन्मूलन होता है ना। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम उसके परिणाम पढ़ते हैं कि वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं। तो पहला परिणाम है, इसके परिणाम है पृथ्वी के ताप स्तर पर वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, भूगर्भीय जल स्तर का क्षरण, फिर सूखा और जंगल से मिलने वाले उत्पादों का ह्रास है ना। तो पहला क्या है, पृथ्वी के ताप पर स्तर पर वृद्धि, पृथ्वी के ताप स्तर पर वृद्धि। तो क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में पौधे वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं ना। तो जब ये वनोन्मूलन मतलब जब उसकी कटाई हो जाएगी है ना, वनों की कटाई हो जाएगी, तो वायुमंडल में लगातार बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, वृद्धि हो जाएगी ना। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो उसके स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इस कारण से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाएगा। अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधे अवशोषित नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व बढ़ता जाएगा, और क्या होगा, बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के घनत्व के कारण आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बढ़ जाएगा है ना। इसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का स्तर जो है बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, भूमंडलीय तापमान पूरे संसार के लिए एक संकट बन जाएगा है ना। भूमंडलीय जो तापमान है वो पूरे विश्व के लिए एक संकट बन जाएगा। दूसरा, प्रदूषण में वृद्धि। प्रदूषण में वृद्धि, प्रदूषण का मतलब तो आप समझते हो ना कि प्रदूषण क्या होता है। तो प्रदूषण में कैसी वृद्धि होएगी कि वातावरण के कारण प्रदूषण मुक्त करने के लिए पेड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। प्रदूषण दूर करने के लिए पेड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या है, जब वन कट जाएंगे है ना, तो वन कट जाएंगे तो वनों के कारण मतलब आज बोला जाता ना कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित रहिए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखिए जिससे प्रदूषण में कमी हो। लेकिन क्या है, आजकल वनों को भी काटा जा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, प्रदूषण में वृद्धि होती है। जैसे बहुत सारे वाहन है ना, बहुत सारे वाहन है, कारखाने आदि है, तो क्या होता है, इनसे कुछ विषैली गैसें निकलती हैं, और वाहनों के द्वारा भी गैस निकलती है, और ईंधन के रहन दहन के कारण है ना, ईंधन के दहन के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो भी है ना कार्बन। और उससे क्या होगा, ये जो गैसें निकलती हैं तो उससे क्या होगा, पौधों की उपलब्धता कम हो रही है, पौधों की उपलब्धता कम हो रही है, तो उससे क्या होगा कि प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी, प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी। इस कारण वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ता जाएगा। तीसरा है भूगर्भीय जल स्तर का क्षरण, भूगर्भीय जल स्तर का क्षरण। तो इसमें क्या है, पेड़ पौधों की संख्या कम होती जाएगी है ना। पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण जो वर्षा क्या है, पेड़ पौधों के कारण ही वर्षा होती है, तो उसकी संख्या कम होने के कारण वर्षा आदि से मिलने वाला जल अधिक तेजी से नदियों एवं समुद्रों में प्रभावित हो जाता है ना, अधिक तेजी से समुद्रों में
वो जल चला जाता है, जिससे भूगर्भीय जल स्तर पूरे विश्व के लिए क्या होता है, चिंता का विषय बनता जा रहा है। उसके बाद आपका क्या है, सूखा, है ना। सूखा वनोन्मूलन के कारण वर्षा में कमी हो जाती है ना। वनोन्मूलन के कारण क्या होता है, वर्षा में कमी हो जाती है, जिससे सूखा पड़ता है। तो जो जल चक्र, हमारा जल चक्र है, वो इससे बाधित हो जाता है। जल चक्र जो है उससे, जल चक्र इससे बाधित हो जाता है, जिससे से कम वर्षा से सूखा पड़ता है। कम वर्षा से ही सूखा क्या है ना। सूखा यही बताई थी, जब बहुत समय तक वर्षा ना हो, कम वर्षा हो, तो उससे सूखा पड़ता है। तो क्या होगा कि वनों के काटने का कारण वर्षा में कमी हो जाती है, और जिससे जल चक्रण बाधित हो जाता है, जिससे कि सूखा पड़ता है। और जंगल में से मिलने वाले उत्पादों का ह्रास, जंगल से मिलने वाले उत्पादों का ह्रास मतलब जब वन कट जाएंगे, है ना, वनोन्मूलन हो जाएगा तो वन कट जाएंगे, तो उससे जो हमें उत्पाद मिलते हैं तो उसमें कमी आ जाएगी, है ना। जंगल से मिलने वाले उत्पाद जो हमें मिलते हैं उसमें कमी आ जाएगी। जब वन ही नहीं रहेंगे, वनोन्मूलन हो जाएगा, वनों की कटाई हो जाएगी, तो उससे जो हमें उत्पाद मिलता है उसमें कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार वनोन्मूलन के परिणाम, पहले पृथ्वी के ताप के स्तर वृद्धि, दूसरा प्रदूषण में वृद्धि, तीसरा भूगर्भीय जल स्तर का क्षरण, फिर सूखा और जंगल से मिलने वाले उत्पादों का ह्रास। अब हम देखते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। अब हम देखते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, मतलब जो वन है उसको बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, और वन में जो प्राणी रहते हैं उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाती है। तो क्या है कि वन और वन प्राणियों का संरक्षण, उनकी रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि एक जैवमंडल है ना, जैवमंडल है जो, उसमें कौन रहता है, ये सब रहते हैं हमारे जैवमंडल, उसमें कौन रहता है, वन प्राणी रहते हैं सब जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या है, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है ना, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव रहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, सजीव रहते हैं अथवा जीवन यापन करने के योग, है ना, जीवन यापन करने के लिए वो कहाँ रहते हैं, जैवमंडल में रहते हैं। तो जैवमंडल वहाँ, जैवमंडल क्या है, जहाँ पर सजीव रहते हैं वो जैवमंडल कहलाता है। और जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, जैव विविधता मतलब विविधता, भिन्नता। तो क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियाँ, जीव जो रहते हैं उनकी विभिन्न प्रजातियाँ कौन कौन सी है। अब क्या है कि इनका संरक्षण करने के लिए क्या है कि हम भी मतलब व्यक्तिगत रूप से भी उसका संरक्षण कर रहे हैं, समाज के लोग भी मतलब वन प्राणियों के संरक्षण के लिए तत्पर हैं। इसके अलावा कई सरकारी एजेंसियाँ भी हैं जो वनों और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाई गई हैं, है ना। हमारे अलावा, समाज के अलावा कुछ सरकारी एजेंसियाँ भी हैं जो वन प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाई गई है। अब जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र क्या है, पौधे और जंतु के लिए सुरक्षित, जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे पौधे और जंतु के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। अब उनका किस प्रकार से, जैसे पहला क्या है, वन्य जीव अभियान, वन्य जीव अभियान। तो वन्य जीव अभियान कहाँ है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, है ना। वन्य जीव अभियान क्या है कि वह क्षेत्र, जैवमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित, मतलब किसी प्रकार से उनको हानि ना हो, वो वहाँ पे सुरक्षित रह सके, तो वो क्या कहलाता है, वन्य जीव अभियान। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। कई राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि जू वगैरह है, जहाँ पे वहाँ पे आपने देखा हो कई जानवर उसके अंदर रहते हैं। तो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। तो वन जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र, वन जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कई चिड़ियाघर वगैरह जैसे आप घूमने जाते हो तो देखा होगा, तो वहाँ पे कई जीव रहते हैं, वन जीव रहते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए क्या होता है, वो वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, है ना, और स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। वो उनको वहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और वहाँ पे प्राकृतिक
संसाधनों का भी उपयोग करते हैं, जो मतलब पेड़ पौधे हैं, उस समय वहाँ घूमना भी रहता है उनका, है ना, सब कुछ वहाँ पे वो सुरक्षित रहता है, उन्हें वहाँ पर किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। तीसरा, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। मतलब वन जीवन, वन में जो जीवन बिताते हैं कौन, जैसे आदिवासी लोग हैं, वो कौन आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? ज़्यादा करके वनों में, जंगल वगैरह में रहते हैं ना, तो उनके लिए, है ना, और पौधों और जंतु, है ना, पौधे और जो जंतु हैं उन क्षेत्र के आदिवासियों को पारंपरिक जो उनको देख रेख करते हैं उन आदिवासियों का जीवन यापन करने के लिए वो क्षेत्र उनका संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, तो वो क्या कहलाता है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और जैवमंडल क्या है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, है ना। वहाँ पे क्या रहता है? उस क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले पौधे, जो विशेष रूप से मतलब पाए जाने पौधे रहते हैं, जंतु रहते हैं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ रहती हैं, वहाँ पे वो क्या रहती हैं? सुरक्षित रहती हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? पचमढ़ी में आपने देखा होगा ना, पचमढ़ी में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान है। पचमढ़ी में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो भी वहाँ पे भी बहुत जीव रहते हैं, तो वहाँ पे वो क्या है? विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है। यहाँ तक बच्चों आज हमने पढ़ लिया है, इसके आगे का हम अब कल पढ़ेंगे।